जब कैथरीन अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करती है तो कहती है कि सोसाइटी, लैंग्वेज और लिटरेचर आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इनका आपस में एक किस्म का रिलेशन है। कहती है सोसाइटी ही वाहिद चीज़ है जो मीनिंग्स देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सोसाइटी की वजह से पता चला कि इस वक्त आपके हाथ में जो बॉक्स सा है वो मोबाइल है, यानी सोसाइटी ने आपको मीनिंग्स दी हैं। सोसाइटी की वजह से आपको पता चला कि आसमान में रात को चमकने वाली चीज़ या तो स्टार है या फिर चाँद है। और हाँ, ये सब नाम आपको किसने बताए हैं? ये सब नाम आपको सोसाइटी ने बताए हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, जो भी रेगुलर लाइफ में नाम सोसाइटी ने दिए हैं, माशरे ने दिए हैं ना, ये सब नाम अक्ली नहीं है, ये सब नाम इंटेलेक्चुअल नहीं है, बल्कि ये सब नाम ह्यूमंस ने ना वक्ती तौर पर ज़ुबान से अदा कर दिए थे। ये सब नाम सुने सुनाए थे और हमने इन नामों को ना मान लिया, तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद इस चैप्टर में सिग्निफाइड और सिग्निफायर की बात होती है। अब ये क्या है? अगर मैं कहूँ चाँद, सितारे और सूरज की चमक देखो, सबसे पहले आपके माइंड में चाँद, सितारे और सूरज की पिक्चर बन गई होगी, बनी थी ना? तो ये जो पिक्चर बनी है ना, जो आपके माइंड में बनी है, इसे सिग्निफाइड मीनिंग कहते हैं। ये क्लियर है? तो अब बात करते हैं सिग्निफायर की। सिग्निफायर वो है जब आपने अपनी ज़ुबान से चाँद, सितारे और सूरज के अल्फाज प्रोनाउंस किए थे, अदा किए थे, यानी जो साउंड्स प्रोड्यूस किए हैं ना अपनी ज़ुबान से, वो सिग्निफायर है। जब किसी साउंड की पिक्चर माइंड में बन जाए ना, वो सिग्निफाइड है। और जब आप अल्फाज ज़ुबान से बोलो या फिर किसी वर्ड का साउंड ज़ुबान से प्रोड्यूस करो तो वो सिग्निफायर है। इस चैप्टर में वर्ड्स को कैसे, कब अदा करने हैं या फिर इन वर्ड्स पर कितना स्ट्रेस देना है, सेंटेंस को कैसे, कहाँ, कब यूज़ करना है, यानी कैथरीन ने ना फर्डिनेंड शाशो जो एक स्विस लिंग्विस्ट था, इसके कंसेप्ट को बड़े अच्छी तरीके से ना यहाँ पर बयान किया है, डिस्क्राइब किया है। और ये सिग्निफाइड और सिग्निफायर, ये कंसेप्ट भी फर्डिनेंड के थे। और इसी फर्डिनेंड ने ना लैंग्वेज को एक नया अंदाज़, एक नया रंग दिया है। ये जैसे मैंने अभी बताया, सिग्निफाइड और सिग्निफायर स्ट्रक्चरलिज्म, ये इसी के कंसेप्ट हैं। अब इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैथरीन लैंग्वेज के मुख्तलिफ एस्पेक्ट के मतलब भी बात करती है। लैंग्वेज को मुकम्मल तौर पर ये एक्सप्लोर करती है कैथरीन, और कहती है कि लैंग्वेज सब चीज़ों की बुनियाद है, बेसिक है। यहाँ तक चैप्टर 2 भी ख़त्म हो जाता है। जब कैथरीन अपना चैप्टर 3 शुरू करती है तो हम देखते हैं कि कैथरीन बता रही होती है कि एक अल्थसार नाम का बंदा, जो फ्रेंच राइटर था, इसने कंसेप्ट ऑफ आइडियालॉजी दिया था, जिसके मुताबिक किसी भी इंसान का नज़रिया यानी आइडियालॉजी उस इंसान के मज़हब, अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस में छुपी है। यानी अगर किसी इंसान को जानना है, उसकी आइडियालॉजी को जानना है, तो उसके मज़हब, अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस को जानो तो उसकी आइडियालॉजी का आपको पता चल जाएगा। और ये जो अल्थसार था, इसका मार्क्सिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीफ था, ये मानता था इसको, और ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की भी बात करते हैं अल्थसार। इसका मतलब है नॉवेल्स को कब, कैसे पब्लिश किया जाना चाहिए, वर्किंग क्लास का क्या रोल हो सोसाइटी में, ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इसकी भी बात करता है। ये सब और बहुत कुछ इस थ्योरी में डिस्कस किया जाता है। इस चैप्टर में कैथरीन मार्क्सिज्म का रिलेशन लिटरेचर और सोसाइटी के साथ क्या है ये बताती है। और आखिर पर ये जो कैथरीन है, आइडियालॉजी और लिटरेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, इस पर बात करती है। लिटरेचर हमेशा ना आइडियालॉजी के बिहाइंड चलता आ रहा है। लिटरेचर को डिस्कशन के लिए ना एक टॉपिक चाहिए होता है, जो आइडियालॉजी प्रोवाइड करती है लिटरेचर को। आइडियालॉजी वो टॉपिक लिटरेचर को देती है डिस्कशन के लिए। यहाँ तक चैप्टर 3 भी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।